हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सभी बच्चों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उजाले का प्रतीक इस दीपावली पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम 12th अकाउंटेंसी में साझेदार के प्रवेश से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आगे के करने वाले हैं। एवरीडे में दो दो क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिसमें पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को वीडियो के रूप में उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इसी अपेक्षा के साथ में आगे मैं आज और आप लोगों को दो क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। इस माध्यम से आप आपका पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोगों को मैसेज मिल गया होगा कि हमारी हाफ ईयरली एग्ज़ाम 20 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है, जो कि 30 नवंबर तक चलने वाली है, जिसका टाइम टेबल भी आ गया है और किस प्रकार से एग्ज़ाम होगी उसके पूरे दिशा निर्देश भी आ गए होंगे। आप लोगों के क्लास टीचर ने आपको बता दिया होगा। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा उस संबंध में मार्गदर्शन अपने सब्जेक्ट के बारे में देना चाहूँगा। बच्चों, 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में हमारी हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगी। हाफ ईयरली एग्ज़ाम प्रतिवर्ष जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से नहीं होगी, क्योंकि कोरोना काल में सभी बच्चों को एक साथ स्कूल में नहीं बुलाया जा सकता। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 20 से 30 के बीच में परीक्षाओं का आयोजन होगा। लेकिन ये परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा न होकर इसका नाम है रिवीजन परीक्षा है। ये अभी तक आप लोगों की जो स्टडी है वो डिजिलैब वीडियो के माध्यम से हुई है। आप लोगों को प्रतिदिन पिछले अप्रैल से प्रतिदिन आप लोगों को व्हाट्सएप पर, जो बच्चे व्हाट्सएप पर एंड्रॉयड मोबाइल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनको एवरीडे वीडियो मिल रहे हैं। भोपाल से प्रसारित वीडियो डिजिलैब के माध्यम से मिल रहे हैं और आप लोग उसकी तैयारी कर रहे होंगे। दूसरा माध्यम, टीवी पर भी प्रसारण हो रहा है। टीवी पर डीडीएमपी पर वीडियो प्रसारित हो रहे हैं, वो भी देख रहे होंगे। जिसके पास मोबाइल नहीं है वो दूरदर्शन एमपी पर वो वीडियो देख रहे होंगे। इसके अलावा भी आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में यदि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए एक दिन छोड़ करके आप लोगों को स्कूल में बुलाया जा रहा है, जिसमें आपकी समस्याओं को दूर किया जाता है। तो इस प्रकार से अभी तक हमने हमारा जितना कोर्स हुआ है डिजिलैब के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, और आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर रहे होंगे। हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत आप लोगों को टाइम टेबल प्लस पुस्तकें दी गई थी, जिसमें प्रतिदिन आप लोगों को तैयारी, जैसे हमारा घर ही हमारा विद्यालय है, 4 से 5 घंटे आपको पढ़ाई करना है। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बार बार मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य ये है कि हमें परीक्षा लक्ष्य नहीं पढ़ना है, हमें विस्तृत पढ़ना है, हमें गहन अध्ययन करना है, हमें पुस्तक को पढ़ना है, हमें परीक्षा के लिए नहीं पढ़ना है, हमें तो उस चैप्टर को समझना है। इसलिए आप पाठ को, मैंने बार बार आप लोगों को पहले भी निर्देशित किया था कि आप लोग पाठ को पढ़िए, उसको विस्तृत से पढ़िए। और आप लोगों के सामने अब सामने वही आ रही है, हमारे जो रिवीजन परीक्षा होने वाली है उसमें जो हमारा पेपर होगा ओपन बुक सिस्टम से होगा, खुली किताब। मतलब आप लोग पुस्तक लेकर आएंगे, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन उस सब्जेक्ट की बुक लेकर आएंगे, आपको पेपर दिया जाएगा और उस पेपर के आंसर आप लोगों को पुस्तक में से देख करके लिखना है। अब यहाँ पर जिस बच्चे ने पुस्तक को विस्तृत रूप में पढ़ा होगा, गहन पढ़ा होगा उस पाठ को, वह उस प्रश्न का उत्तर उसमें से छांट कर लिख सकता है, जल्दी लिख देगा। जिसने अभी तक पुस्तक खोलकर नहीं देखी है वो उस प्रश्न को नहीं ढूंढ पाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से अभी भी यही अपेक्षा करता हूँ कि अभी भी समय हमारे पास 4-5 दिन है। आप पुस्तक का जो चैप्टर है उसका गहनता से अध्ययन करिए, उसको पढ़िए, रीड करिए। बस आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन बीच में से ही आने वाला है। ठीक है, तो उसका टाइम टेबल क्या है, उसका सिलेबस क्या है, मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौहान एकेडमी खंडवा के चैनल को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आप लोगों की कोई भी समस्या है तो आप उसमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।
चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को एक जो हमारा दिशा निर्देश आया है, टाइम टेबल, हमारा जो टाइम टेबल आया है वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कब कब आप लोगों की परीक्षा होगी। देखिए 11th एंड 12th के लिए सेम टाइम टेबल है, और पेपर का जो हमारा समय है, देखिए रिवीजन टेस्ट, ये हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम का लोक शिक्षण संचालनालय का मध्य प्रदेश का लेटर है, उसमें रिवीजन टेस्ट, ये भी हमारे हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, उसको क्या नाम दिया गया है, रिवीजन टेस्ट 2020-21। समय क्या है, 12:30 बजे से 2:30 बजे तक का रहेगा, पेपर का समय रहेगा। पहला पेपर आप लोगों का 20 नवंबर शुक्रवार के दिन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का होगा। 20 नवंबर को शुक्रवार के दिन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का पेपर रहेगा। सेकंड पेपर 21 तारीख को होगा। 21 तारीख को आपका हिंदी का पेपर होगा। 21 तारीख को आप लोगों का हिंदी का पेपर होगा। ठीक है, तो पहला पेपर 20 तारीख को बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का हो गया, 21 तारीख को आपका हिंदी का पेपर हो गया। फिर है तीसरा पेपर आपका जो है 24 तारीख को होगा। तीसरा पेपर कब होगा, 24 तारीख को होगा अर्थशास्त्र का। देखिए पहला पेपर ये हो गया 20 को, दूसरा पेपर हो गया 21 को, तीसरा पेपर आपका हो रहा है अर्थशास्त्र का, वो कब होगा, 24 तारीख को। ठीक है, 24 तारीख को आपका तीसरा पेपर होने वाला है। तो पहला पेपर कौन सा है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, दूसरा पेपर है आपका हिंदी, तीसरा पेपर है आपका अर्थशास्त्र। तो 20, 21 और 24। चौथा पेपर आपका होगा आईटी एंड सिक्योरिटी का 26 तारीख को। चौथा पेपर आपका 26 तारीख को होगा, और वो होगा आईटी एंड सिक्योरिटी का पेपर होगा। देखिए 26 तारीख को आपका आईटी एंड सिक्योरिटी का पेपर होगा। आईटी, सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, ये जो भी आपके जो व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत जो आप लोगों ने यदि लिया होगा, तो इंग्लिश को छोड़ के आप लोगों ने लिया होगा, तो वो वाला पेपर होगा कब, 26 तारीख को। इसके आगे 26 के आगे 27 तारीख को होगा आपका बिजनेस स्टडी, व्यवसाय अध्ययन का पेपर होगा। कब होगा, 27 तारीख को होगा बिजनेस स्टडी का पेपर। ठीक है, फिर लास्ट पेपर होगा आपका 28 तारीख को। जिनका आईटी सिक्योरिटी नहीं होगा उनका अंग्रेजी का पेपर होगा, उनका अंग्रेजी का पेपर होगा, अंग्रेजी वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका पूरा टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल के हिसाब से 12:30 से 2:30 बजे तक का पेपर होगा। फर्स्ट पेपर 20 को अकाउंटेंसी, सेकंड पेपर 21 तारीख को हिंदी, थर्ड पेपर 24 तारीख को अर्थशास्त्र, फोर्थ पेपर 26 तारीख को आईटी सिक्योरिटी, 27 तारीख को व्यवसाय अध्ययन और 28 तारीख को अंग्रेजी। ठीक है, तो ये था आप लोगों का टाइम टेबल। आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। चलिए मैं आप लोगों को मेरे सब्जेक्ट के आपको सिलेबस बता देता हूँ कि उसका कौन कौन सा सिलेबस आएगा। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ 12th क्लास में हमारा व्यवसाय अध्ययन का क्या सिलेबस रहेगा। चलिए ये देखिए, व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडी, बिजनेस स्टडी का क्या सिलेबस रहेगा। हाँ, ये तो 11वीं है ना। 12वीं का बता देता हूँ। 12वीं में बिजनेस स्टडी का क्या रहेगा, कहाँ गया 12वीं। चलिए आगे बढ़ते हम, 12वीं आगे आएगा, यहाँ पर आएगा 12वीं, ये है हमारा 12वीं। चलिए 12वीं में देखिए ये दिया है, कक्षा 12वीं व्यावसायिक अध्ययन 1 से 6 तक के चैप्टर आएंगे। अब 1 से 6 चैप्टर कौन सा है, हम आप लोगों को जो स्कूल से बुक मिली होगी वो बुक यदि आप लोगों ने देखी होगी, ये वाली बुक यदि देखी होगी व्यवसाय अध्ययन की भाग 1, तो इसमें आप लोगों को 6 चैप्टर आपके शुरुआत के आपको पता चल जाएंगे कि 6 चैप्टर कौन से हैं। तो मैंने जो 6 चैप्टर है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला है प्रबंध की प्रकृति और महत्व, पहला चैप्टर हमारा हो गया। दूसरा है प्रबंध के सिद्धांत, तीसरा चैप्टर है व्यावसायिक वातावरण,
चौथा नियोजन, पांचवा संगठन और छठवा है नियुक्तिकरण। मतलब नियुक्तिकरण जो हमारा यूनिट है वहाँ तक का आपका व्यवसाय अध्ययन में सिलेबस आने वाला है। प्रबंध की प्रकृति और महत्व, प्रबंध के सिद्धांत, व्यावसायिक पर्यावरण, नियोजन, संगठन और नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण तक का जो सिलेबस है वह आप लोगों का इसमें आने वाला है, नियुक्तिकरण तक का। ठीक है, तो आप इस हिसाब से तैयारी नियुक्तिकरण तक तैयारी कर लेंगे, 6 चैप्टर तक। ठीक है, चलिए आगे। अभी मैंने यूनिट का भी नाम बताया। यदि आप लोगों के पास कोई सी और बुक है तो उसमें जो अध्याय के नाम है, जो चैप्टर के नाम है, बदल सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बाय नेम बताया है कि पहला प्रबंध की प्रकृति और महत्व, दूसरा प्रबंध के सिद्धांत, तीसरा व्यावसायिक पर्यावरण, चौथा नियोजन, पांचवा संगठन और छठवा है नियुक्तिकरण। तो नियुक्तिकरण तक का जो यूनिट आपको तैयार करना है। चलिए, अकाउंटेंसी में क्या आएगा? तो अकाउंटेंसी में हमारा रहेगा 1 से 6 तक के। अब अकाउंटेंसी में 1 से 6 में क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहला तो हमारा हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अलाभकारी संस्थाएं। दूसरा साझेदारी के मूल तत्व। तीसरा साझेदार का प्रवेश। चौथा साझेदारी का पुनर्गठन। पांचवा फर्म का समापन। इस प्रकार से हमारा जो, यदि आप लोगों ने ये वाली पुस्तक देखी होगी आप लोगों की लेखाशास्त्र की, तो फर्स्ट इसमें जो दिया है अलाभकारी संस्थाओं का लेखांकन, पहला चैप्टर इसमें दिया गया है। फिर सेकंड चैप्टर है साझेदारी का लेखांकन, आधारभूत अवधारणाएं हैं। थर्ड चैप्टर है साझेदारी का पुनर्गठन, मतलब साझेदार का प्रवेश। फोर्थ चैप्टर है फर्म का पुनर्गठन और फिफ्थ चैप्टर में आ जाता है साझेदारी का विघटन। 5 हो गए, जबकि इसमें कितने पूछे गए? 6 पूछे गए। मतलब इसमें अंश पूंजी लेखे जो है हमारा, जो सिलेबस कहाँ तक आएगा? अंश पूंजी लेखे तक का आएगा। 6 चैप्टर जो हमारा है अंश पूंजी लेखे, सेकंड चैप्टर भी आ जाएगा इसमें। लेखा शास्त्र का यदि आप आगे का कोर्स देखेंगे, सेकंड भाग देखेंगे, तो उसमें सेकंड भाग का जो अंश पूंजी लेखे है वह भी तुम्हारा आ जाएगा, अंश पूंजी के लिए लेखांकन। ठीक है, तो ऐसे 6 चैप्टर मैंने बाय नेम आप लोगों को बताए हैं। पार्ट का नाम अलग 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 किताबों में हो सकता है। आप किसी भी बुक से आंसर लिखिए। आपको स्कूल से भी बुक मिली गई है, तो सबसे पहले यदि आप लोगों ने स्कूल की बुक पढ़ी है तो आप उसी में से लिखिए। फिर यदि आप लोगों ने कोई मार्केट की बुक यदि पढ़ रहे होंगे, किसी बच्चे ने यदि पढ़ा हो, तो आप उस मार्केट की बुक से भी लिख सकते हैं। उसमें कोई किसी प्रकार का बंधन नहीं है। जिस दिन जो पेपर रहेगा उस दिन आपको बुक लाना पड़ेगी और आपको पेपर वहाँ पर देना होगा। ठीक है, दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये पेपर कंपलसरी देना है। क्यों? क्योंकि इस पेपर के जो नंबर हैं वो नंबर आप लोगों को वार्षिक परीक्षा में जोड़े जाएंगे। इसलिए ये परीक्षा आप लोगों को देना अनिवार्य है। ये परीक्षा जो बच्चा नहीं देगा उसको एनुअल एग्ज़ाम में इसके नंबर नहीं जोड़ेंगे। तो इसलिए जितने भी बच्चे हैं आप सभी एक्टिव हो जाइए, पाठ को आप डिटेल में पढ़िए, ताकि क्वेश्चन यदि बीच में से आता है, यदि क्या आएगा ही, बीच में से क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका आंसर उसमें से छांट कर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा कोर्स हो गया। अर्थशास्त्र में कहाँ तक का आएगा? तो 1 से 5 तक का चैप्टर आएगा अर्थशास्त्र में, 1 से 5 तक का आएगा। सूक्ष्म अर्थशास्त्र 1 से 5 तक का आएगा। ठीक है, तो अर्थशास्त्र 1 से 5, व्यावसायिक अध्ययन 1 से 6, लेखाशास्त्र भी 1 से 6 तक का आएगा। दूसरा सब्जेक्ट में यदि आप लोगों को बताऊं तो हिंदी और अंग्रेजी। तो हिंदी विशिष्ट में, अभी हिंदी विशिष्ट का आप लोगों को हिंदी और अंग्रेजी के टीचर बताएंगे। मेरे सब्जेक्ट का मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट जो है आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए और उसकी तैयारी आप करिए। ठीक है, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आगे के 2 क्वेश्चन। देखिए, अंश पूंजी लेखे तक का कोर्स आने वाला है। मैंने मार्च, हमारा जो अप्रैल 15 अप्रैल से कंटिन्यू हमारे ऑनलाइन क्लासेस लग रही है। मैंने आप लोगों को 15 अप्रैल से कंटिन्यू हमारी क्लासेस चल रही थी और उसमें मैंने आप लोगों को ऋण पत्र तक का कोर्स कंप्लीट करा दिया। ऋण पत्र तक का कोर्स कंप्लीट करा दिया गया था। और अभी जो हमारी हाफ ईयरली में अंश पूंजी तक का आ रहा है,
ये जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये तो रिवीजन है, ये जो पढ़ा रहा हूँ ये रिवीजन है। तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस चली थी, एक तो डिजीलैब से वीडियो आए वह, दूसरा आपको टीवी पर प्रसारण हुआ वो भी देखा होगा आप लोगों को, जो हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत पुस्तकें मिली उस पुस्तकों में आप लोगों ने घर पे पढ़ा होगा। और चौथा माध्यम था हमारी ऑनलाइन क्लास। तो ऑनलाइन क्लास हमारे जो लॉकडाउन का समय था उसमें कंटिन्यू एवरी डे हमारी ऑनलाइन क्लासेस लगी है, और उसमें मैंने आप लोगों को ऋण पत्र डिवेंचर तक का कोर्स कंप्लीट करा दिया। तो हमारा अभी तो हाफ ईयरली में अंश पूंजी तक का आ रहा है, तो आप लोगों ने कंप्लीट कर ही लिया होगा। ये अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर से आपको रिवीजन पढ़ा रहा हूँ। तो रिवीजन में हम कहाँ पर आ गए हैं, साझेदार के प्रवेश तक आ गए हैं। वो भी अभी इस महीने में हमारा बहुत कुछ साझेदारी का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने 31 क्वेश्चन कर लिए थे साझेदार के प्रवेश में, जिसमें पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता हम बना रहे हैं। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 32 वाला भी करा दिया था मैंने, 33 भी करा दिया, फिर 34 नंबर अजय बलदेव वाला भी करा दिया था, 35 नंबर का ए और बी भी करा दिया था। अब हम देखते हैं 37 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। विमल व निर्मल एक फर्म में पार्टनर है, दो पार्टनर है विमल और निर्मल, ठीक है, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2। 31 मार्च 2018 का बैलेंस शीट दिया है, ये दिया है बैलेंस शीट, जिसमें लेनदार है 20,000 के, विमल और निर्मल की पूंजी है 60,000 और 32,000, लाभ हानि खाते का शेष दिया है 20,000 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि पुराना लाभ उनके पास बचा हुआ है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि चिट्ठे में इधर यदि रिजर्व फंड आए, लाभ हानि खाते का शेष आए, इसका मतलब इस रिजर्व फंड और लाभ हानि खाते के शेष के ऊपर केवल और केवल ये दो साझेदारों का ही अधिकार है, और ये दोनों साझेदार अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसे बांटेंगे। मतलब ये उनके पूंजी खातों में कहाँ हो जाएगा, जमा हो जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, चलिए संपत्ति देखते हैं। उनके पास 14,000 रुपये का कैश पड़ा है, उनको पैसा देने वाले 18,000 लोग हैं, प्लांट एंड मशीनरी 50,000 की है, स्टॉक 40,000 का है, और गुडविल 10,000 की। पुरानी ख्याति उनकी चिट्ठे में लिखी हुई है 10,000। भैया पुरानी ख्याति 10,000 रुपये लिखी गई है, इसका मतलब नया साझेदार आने के पहले उन्हें इस ख्याति को रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसे हटाना पड़ेगा। नहीं तो नया साझेदार जो आएगा तो वो अपनी जो नई ख्याति का जो हिस्सा लाने वाला है, तो फर्म की नई ख्याति का जो मूल्यांकन होगा उस मूल्यांकन में से इस ख्याति को हटा देगा, और फिर जो बची हुई ख्याति रहेगी उसको जो दिया जाएगा हिस्सा 1/4, वो 1/4 उसका हिस्सा देगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल फर्म की कुल ख्याति आती है 50,000, फर्म की कुल ख्याति कितनी आती है 50,000। अभी यदि इस ख्याति को ये लोग नहीं हटाते हैं और कैलाश को शामिल कर लेते हैं, तो कैलाश को क्या बोलेंगे कि 1/4 हिस्सा तू दे। वो 1/4 50,000 का नहीं देने वाला है, वो बोलेगा कि तुम्हारी नई ख्याति का मूल्यांकन कितना है, 50,000 है, तो पुरानी ख्याति तो 10,000 है, पुरानी ख्याति तुम्हारी 10,000 थी, मतलब अभी तुम्हारी ख्याति कितनी बढ़ी, 40,000 ही बढ़ी है भैया। तो मैं कितने का दूंगा, 40,000 का 1/4 दूंगा, मतलब 10,000 रुपये ही प्रीमियम राशि दूंगा। तो ये जो 50,000 है, ये जो 10,000, इस 10,000 को क्या करना पड़ेगा, इन्हें राइट ऑफ करना पड़ेगा, साझेदारों का पूंजी खाते में डेबिट करके इसे हटाना पड़ेगा, तब जाकर वो 50,000 का 1/4 देगा। 1/4 मतलब 4 एकम 4, 4 दूनो 8, 4 पंजे 20, 12,500 रुपये उसे लाना होगा। यदि इसको हटा देते हैं तो वो 12,500 लाएगा, और इसको नहीं हटाते हैं तो 10,000 लाएगा। तो पुराने साझेदार 2,500 का घाटा क्यों खाए, इसलिए सही उपाय क्या है कि ये 10,000 को पहले राइट ऑफ कर दो, नया साझेदार आने के पहले 10,000 को हटा दो। मतलब उसको राइट ऑफ करने का तरीका क्या है, गुडविल इनका पूंजी खाता डेबिट कर दो और गुडविल खाते को क्रेडिट कर दो, राइट ऑफ हो जाएगा। संपत्ति जब आती है तो डेबिट होती है, और जब जाती है तो क्रेडिट हो जाती है। तो ये गुडविल संपत्ति इसको आई होगी तब डेबिट, अब अभी इसको हटाना है फर्म से तो क्रेडिट कर दो। क्रेडिट करेंगे तो फिर किसके खाते में डेबिट जाएगी ये, तो साझेदारों के पूंजी खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, पूंजी उनके जो अनुपात है उस अनुपात में डेबिट कर दो। चलिए
तो एक तो ये बढ़ गया हमारा इसमें। दूसरा, उक्त तिथि को कैलाश को शामिल किया गया। उक्त तिथि को कैलाश को शामिल किया गया। वह पूंजी के रूप में कितने ला रहा है, चलिए उसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। वो पूंजी के रूप में 40,000 रुपये ला रहा है। 40,000 रुपये पूंजी के ला रहा है और 20,000 रुपये ख्याति के ला रहा है। नई ख्याति कितनी ला रहा है, 20,000, और पूंजी 40,000। नया लाभानी विभाजन 2:1:1 है। नया अनुपात दे दिया। देखिए मैंने पहले बताया था कि जब प्रश्न के अंदर पुराना अनुपात दिया हो और नया अनुपात दे दिया हो, इसका मतलब हमें त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा। त्याग अनुपात निकालने का सूत्र आप लोगों को मालूम है, पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात, तो क्या निकल आएगा, त्याग अनुपात। संपत्ति का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें प्लांट और मशीनरी का मूल्य 35,000 कर दिया जाएगा। प्लांट और मशीनरी का मूल्य 35,000 कर दिया गया। प्लांट और मशीनरी कितने की है, 50,000 की है। और उसका जब रीवैल्यूएशन किया गया, पुनर्मूल्यांकन किया गया, तो कितने की हो गई, 35,000, मतलब 15,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। और पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में लिखा जाएगा। संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में लिखते हैं। स्टॉक को 10% से कम कर दिया जाएगा। स्टॉक कितने का है, 40,000। 40,000 का 10% कम कर दो, 4,000 रुपये। संपत्ति के मूल्य में कमी को पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में लिखते हैं, 4,000 वहाँ लिख देंगे। संदिग्ध एवं डूबत ऋणों के लिए 1,000 रुपये का प्रावधान किया गया। भाई दायित्व में वृद्धि हो रही है, डूबत ऋणों के लिए प्रावधान करना मतलब दायित्व में वृद्धि होना, तो ये भी कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा। तो ये भी डेबिट में, ये भी डेबिट में, और ये भी डेबिट में, तीनों हमारा किधर आ रहा है, डेबिट में ही आ रहा है। चलिए, पुनर्मूल्यांकन खाता, नई फर्म का चिट्ठा, पुनर्मूल्यांकन खाता और नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाना है, और त्याग अनुपात भी हमें बताना है। चलिए, तो यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता भी बनाएंगे, साझेदारों का पूंजी खाता भी बनाएंगे, और नई फर्म का बैलेंस शीट भी हमें बनाना है। चलिए, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको साइड में कर देते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे, जो कि बहुत ही शॉर्ट बनेगा हमारा, पुनर्मूल्यांकन खाता। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। चलिए, ये हो गया हमारा पुनर्मूल्यांकन खाते का फॉर्मेट। आप लोग हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, और इसलिए मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, अंग्रेजी में भी बोल रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक, ये डेबिट और ये क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। चलिए, पुनर्मूल्यांकन में हमने क्या देखा, वो पूंजी के 40,000 ला रहा है, ख्याति के 20,000 ला रहा है, ये पूंजी खाते में जाएगा। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात है, तो हमें त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा, और संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा। चलिए, संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें प्लांट और मशीनरी का मूल्य 35,000 हो गया। चिट्ठे में प्लांट और मशीनरी 50,000 की दी गई है, पुनर्मूल्यांकन करने पर 35,000 की हो गई, मतलब 15,000 रुपये मूल्य कम हो गया। जो संपत्ति के मूल्य में कमी होती है, संपत्ति के मूल्य में कमी, मूल्य में कमी किधर लिखा जाएगा, तो डेबिट में लिखा जाएगा। मतलब हमारे संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है 15,000 की, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। टू प्लांट एंड मशीनरी 15,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट दिया है स्टॉक को 10% से कम कर दिया जाए। स्टॉक भी संपत्ति है, उसके मूल्य में कमी हो रही है। स्टॉक
कितना है स्टॉक 40,000 का 10% कितना हो जाएगा 4,000 रुपये स्टॉक के मूल्य में कमी हो रही है। थर्ड नंबर क्या दिया है, संदिग्ध और डूबत ऋणों के लिए 1,000 का प्रावधान करना है। दायित्व में वृद्धि, यदि दायित्व में वृद्धि होती है तो उसे भी कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाता है। संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व के मूल्य में वृद्धि कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में। कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, 1,000 की। BDR मीन्स बैड डेट रिजर्व, डूबत ऋणों के लिए प्रावधान करना है 1,000 रुपये का। चलिए, इसके अलावा कोई भी पुनर्मूल्यांकन नहीं है, मतलब हमें हानि ही हानि हुई है। 15/4/19 और एक 20,000 रुपये का लॉस हुआ है। यहाँ लिखेंगे बाय लॉस, क्या लिखेंगे, ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर, विमल और निर्मल, दो पार्टनर हैं, एक है विमल और दूसरा कौन है, निर्मल। दोनों के पूंजी खातों में ये 20,000 रुपये डेबिट हो जाएगा, तब ये 20,000 रुपये का इन्हें लॉस हुआ है। अब प्रश्न ये है कि ये 20,000 को दोनों पार्टनर किस अनुपात में बांटेंगे, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2 है। तो विमल के हिस्से में कितना आ जाएगा, विमल के हिस्से में कितना आएगा, विमल बराबर 20,000 की हानि है कुल, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो 3 विमल का हिस्सा है बटे कुल हिस्से 5 है, 5 का 20, 4 तिया 12,000 रुपये विमल का। दूसरा कौन है, निर्मल है। तो निर्मल को 20,000 जो लॉस हुआ है उसमें से 2 हिस्सा मिलेगा, 2/5, 5 का 20, 4 दूनी 8, 12,000 रुपये विमल के हिस्से में हानि आएगी और 8,000 रुपये निर्मल के हिस्से में हानि आएगी। ठीक है, अब ये हानि पूंजी खातों में कहाँ लिखेंगे, हम डेबिट साइड में लिखने वाले हैं। अभी पूंजी खाता बनाएंगे तो डेबिट साइड में 12,000 और 8,000 की हानि लिखने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम पूंजी खाता बनाएंगे, क्या बनाएंगे, साझेदारों का पूंजी खाता। चलिए, साझेदारों का पूंजी खाता बनाने के लिए थोड़ा सा इसको हम साइड में कर देंगे। चलिए, साझेदारों का पूंजी खाता खींच लेते हैं यहाँ पर फॉर्मेट उसका, विमल, निर्मल, फिर से खींचना पड़ेगा हमें। चलिए, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। साझेदारों का पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा, पर्टिकुलर, विमल, निर्मल और कैलाश। फिर पर्टिकुलर, विमल, निर्मल और कैलाश। अब यहाँ पर ये विमल खाने वाला विमल नहीं है, ये तो जो खाने वाले बच्चे समझेंगे कि विमल खाने वाला है। विमल बच्चे का नाम है, मतलब पार्टनर का नाम है, विमल, निर्मल और कैलाश। चलिए, यहाँ पर आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। पर्टिकुलर, विमल, निर्मल और कैलाश। कई बच्चों को लगता है कि सर हिंदी में कराइए, मैं बोलता हूँ कि ये हम कितनी बार लिखते हैं, वही की वही चीज़ हम बार बार लिखते हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी में लिखने में क्या प्रॉब्लम है। विमल, निर्मल और कैलाश हिंदी में लिखने में और ज़्यादा टाइम लगता है, अंग्रेजी में आसानी से और लिखा जाता है। चलिए, सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्राउट डाउन,
और जो बच्चे हिंदी में लिखने का बोलते हैं ना, वही व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा इंग्लिश में चैटिंग करते हैं, उन्हें वहाँ पर ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं आती। चलिए, सबसे पहले हम तीनों की, विमल और निर्मल की, सबसे पहले तो पूंजी लिखते हैं। कितनी पूंजी है विमल और निर्मल की? चिट्ठे के अंदर देखेंगे तो दोनों की पूंजी दी गई है 60,000 और 32,000 रुपये। तो इनकी पूंजी लिख देते हैं, 60,000 विमल की पूंजी है और 32,000 रुपये निर्मल की पूंजी है। नया पार्टनर पूंजी ला रहा है, किस रूप में ला रहा है? कैश के रूप में ला रहा है। चलिए देख लेते हैं कितनी के ला रहा है वो। 40,000 रुपये पूंजी ला रहा है और 20,000 खाते के ला रहा है। 40,000 पूंजी ला रहा है। चलिए 40,000 हमने उसके खाते में जमा कर दिया। फिर क्या ला रहा है वो? प्रीमियम राशि ला रहा है। प्रीमियम राशि ला रहा है कितनी? 40,000 रुपये प्रीमियम राशि ला रहा है। देखिए अब यहाँ पर हम ये प्रीमियम राशि वो किस अनुपात में बांटने वाले हैं? उनके त्याग अनुपात में बांटने वाले। अब यहाँ पर हमारे सामने क्या है? 2 रेशो दिए गए हैं, पुराना अनुपात भी दिया गया है और नया अनुपात भी दिया गया है। ऐसी कंडीशन में हमें त्याग अनुपात की गणना करना पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में हमें त्याग अनुपात की गणना करना पड़ेगी। चलिए हम त्याग अनुपात की गणना करते हैं। त्याग अनुपात, चलिए त्याग अनुपात का सूत्र क्या है? पुराना ऋण नया। भाई पुराना हिस्सा जो है उसमें से नया हिस्सा घटा देंगे। अब सबसे पहले कौन है? विमल। सबसे पहले कौन आया? विमल। विमल का पुराना हिस्सा कितना है? 3/5 और नया हिस्सा कितना है? 2:1:1। यदि आप यहाँ प्रश्न में देखेंगे तो नया अनुपात क्या है? 2:1:1 है। इसका मतलब 2/4 ये विमल का। इसके बाद में निर्मल, निर्मल का 2/5 ऋण 1/4। चलिए ये हम घटाएंगे तो त्याग अनुपात निकल आएगा पुराना ऋण नया में से। 5 का 20 एलसीएम आ गया। 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 4 तिया 12 ऋण 5 दूनी 10, 2/20। इसी प्रकार से इसका भी एलसीएम 20, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 3/20। क्या रेशो आ गया? 2/20 अनुपात 3/20। यदि हर समान है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2:3। ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग, ये क्या हो गया? उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो, उनका त्याग अनुपात आ गया। चलिए अब जो 40,000 प्रीमियम राशि लेकर आए हैं, 40,000 प्रीमियम राशि लाए हैं, उसे किस अनुपात में बांटने वाले हैं? इसी अनुपात में। 40,000 रुपये को 2/5, 5 8 40, 8 दूनी 16,000 रुपये किसको मिलेगा? विमल को मिलेगा। और निर्मल को कितना मिलेगा? निर्मल को कितना मिल जाएगा? चलिए निर्मल का भी निकाल लेते हैं। निर्मल को कितना मिलेगा? ये विमल का आ गया। निर्मल का निकालेंगे तो 40,000 गुणित 3/5, 5 8 40, 8 तिया 24,000। ये किसको मिलेगा? ये मिलेगा निर्मल को। क्या है इनका रेशो? 2:3 है त्याग अनुपात। 5 में से 2 हिस्सा किसने त्याग किया? विमल ने। तो उसको 16,000 ख्याति की राशि मिल रही, प्रीमियम राशि। और निर्मल ने कितना त्याग किया? 3 हिस्सा, 5 में से 3 हिस्सा, तो इसको मिल रहा है 8 तिया 24,000, है ना। तो 16 और 24 ये इनके खातों में जमा होने वाली प्रीमियम राशि। 16,000 किसको मिलने वाला है? विमल को। और 24,000 रुपये किसको मिलने वाला है? निर्मल को। ठीक है, अब क्या आएगा? हमने पूंजी ले आए, नए साझेदार की पूंजी ले आए, प्रीमियम राशि ले आए। अब क्या है? अब है प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट में इनका पुराना लाभ रखा हुआ है और उस लाभ को भी ये आपस में बांटने वाले हैं। कितना लाभ है? 20,000 रुपये का लाभ है। 20,000 रुपये के लाभ को ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पुराने अनुपात में क्या करेंगे? बांटेंगे। तो 20,000 रुपये का लाभ है तो 20,000 गुणित पुराना कितना अनुपात है? 3:2 पुराने अनुपात में बांटेंगे। तो 5 का 20, 4 तिया 12,000 रुपये किसको मिलेगा? विमल को। तो बचा 8,000 रुपये किसको मिलेगा? निर्मल को। ठीक है,
ये हमने लाभ हानि बांट दी। अब पुनर्मूल्यांकन पर जो हानि आई थी वो यहाँ लिखी जाएगी, रीवैल्यूशन लॉस। कितनी हानि आई थी वो देख लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन पर हानि आई 12,000 और 8,000, मतलब ये इनको हानि उठाना पड़ी थी 12,000 रुपये विमल को और 8,000 रुपये की हानि निर्मल को उठाना पड़ी। चलिए और क्या दिया गया है प्रश्न के अंदर, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं हम उसको। प्रश्न में क्या दिया था, चलिए पूंजी के 40,000 लिख दिया, ख्याति के 20,000 लाएगा वो भी बांट दी, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात हमने त्याग अनुपात निकाल लिया, प्लांट मशीनरी को भी रिवेल कर दिया, स्टॉक को भी रिवेल कर दिया, डूबत ऋण भी लिख दिया, लाभ हानि भी हमने बांट दी। चलिए अब एक चीज़ रहेगी गुडविल। फर्म चिट्ठे में पुरानी गुडविल दी है 10,000, 10,000 को ये 3:2 में अपने पूंजी खाते में जमा कर लेंगे 10,000 को। चलिए तो 10,000 रुपये जो है उसे हम इनके पूंजी खातों में जमा करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 10,000। चलिए चलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूँ। 10,000 रुपये पुरानी गुडविल है, तो 10,000 पुरानी गुडविल को ये अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे। तो विमल के हिस्से में कितनी आएगी गुडविल, 10,000, पुराना रेशो क्या है 3:2, तो 3/5, तो 5 दूनी 10, 2 तिया 6,000 विमल को, तो निर्मल के हिस्से में कितनी आ जाएगी 4,000, 6,000 और 4,000 यहाँ लिख देंगे हम गुडविल, क्योंकि उसे हम रिटर्न अप कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा 6,000 रुपये विमल के खाते में और 4,000 रुपये निर्मल का खाता डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, पूंजी खाता बन गया। अब इसका बैलेंस निकाल लो। चलिए विमल के खाते में कितना पैसा है, 60, 70, 80 और 8, 88,000 रुपये विमल के खाते में आ रहा है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 88,000 रुपये विमल के खाते में है। निर्मल के खाते में कितना है, 30, 40, 50, 50, 56, 60, 64,000 रुपये। 64,000 निर्मल के खाते में और 40,000 रुपये कैलाश के खाते में। अब बैलेंस से निकाल लेते हैं। चलिए बैलेंस से निकाल कर देखते हैं। तो पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन कितना आएगा, विमल के खाते में 88,000 रुपये क्रेडिट में है, क्रेडिट में कितना है 88,000 रुपये है, और डेबिट में कितना है 12 और 6 18,000। तो विमल के खाते में कितना पैसा बचा, यदि हम माइनस करेंगे तो 8 में से 1 गया 7, 70,000 रुपये अब उसकी एंडिंग पूंजी बची है। ये पूंजी कौन सी है, ये जो बैलेंस आया है ये लास्ट पूंजी है, मतलब नए फर्म में उसकी पूंजी आ गई। चलिए निर्मल के खाते में कितना पैसा है, 64,000 रुपये क्रेडिट में है, और इधर कितना है 8 और 4 12,000 रुपये उसने समझ लो एक प्रकार से निकाल लिया। 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, 52,000 रुपये इसकी पूंजी बची है। और कैलाश तो नया है तो उसकी पूंजी तो वही आएगी जो अभी लाया था 40,000 रुपये। टोटल हो गया 40, इधर हो गया 64,000 और इधर हो गया 88,000। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पूंजी खाता। जब फर्म की चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में पुरानी ख्याति दी गई हो तो उसे सीधे सीधे उनके पुराने अनुपात में पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट कर देंगे। पुनर्मूल्यांकन पर हानि आएगी तो वो भी डेबिट होगी। फिर चिट्ठे में संपत्ति दायित्व पक्ष में यदि लाभ होगा तो वो भी पुराने साझेदार बांटेंगे, उनके पुराने पूंजी उनका जो लाभ विभाजन अनुपात है उसमें बांट लेंगे। प्रीमियम राशि हमेशा त्याग अनुपात में बांटी जाती है, तो त्याग अनुपात यदि नया अनुपात दिया गया हो फर्म में तो पुराने में से नया घटा के त्याग निकालेंगे, और यदि प्रश्न में कोई नहीं दिया गया हो तो पुराना रेशो ही उनका त्याग अनुपात माना जाता है। चलिए अब हम बना लेते हैं बैलेंस शीट, फर्म का बैलेंस शीट बना लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूँ। चलिए बैलेंस शीट, नई फर्म का बैलेंस शीट बनाते हैं। तो नई फर्म की बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, असेट्स, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। चलिए सबसे पहले तो बैलेंस शीट
बैलेंस शीट। चलिए इधर क्या आएगा, लायबिलिटीज़ मतलब दायित्व, फिर आएगा अमाउंट, फिर आएगा असेट्स और फिर आएगा अमाउंट। चलिए सबसे पहले दायित्व पक्ष लेते हैं। दायित्व पक्ष में क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है वो देख लेते हैं। लेनदार है 20,000 के, ठीक है, और पूंजी है। तो सबसे पहले तो हम लेनदार ही लिखते हैं। क्रेडिटर 20,000 के क्रेडिटर है, और फिर क्या दी है, कैपिटल दी है। तो कैपिटल, विमल की कैपिटल कितनी है, अभी आई विमल की कैपिटल आप लोगों ने देखी होगी, 70,000 रुपये विमल की कैपिटल आई है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं 70,000, 52,000, 40,000। 70,000, फिर निर्मल की 52,000 और कैलाश की 40,000। ठीक है, ये हमने उनकी पूंजी लिख दी। फिर दायित्व पक्ष में लाभानी था, लाभानी खाता तो हमने यहाँ बांट दिया था उनके पूंजी खाते में। चलिए संपत्ति पक्ष में अब क्या आएगा, संपत्ति पक्ष में देख लेते क्या था यहाँ पर। रोकड़ 14,000 रुपये कैश, 14,000 रुपये का कैश है उनके पास। चलिए देख लेते हैं, 14,000 का कैश लिख देते हैं। लेकिन डायरेक्ट हम कैश 14,000 रुपये नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि पुराना कैश 14,000, नई पूंजी नगद लाया 40,000 प्लस 20,000 रुपये प्रीमियम राशि लाया, ये भी हम कैश में जोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें भी नगद लेकर आया हुआ। कितना हो गया, 40, 20, 60, 70 और 4 74,000 रुपये उसका कैश हो गया। चलिए आगे और देखते हैं, आगे और क्या दिया गया है। देनदार, देनदार कितने के, 18,000 के देनदार है, उसके 18,000 के लिख लेते हैं। चलिए डेटर, डेटर 18,000 के हैं, लेकिन 18,000 के देनदारों में से 1,000 रुपये क्या किया है, हमने डूबत ऋण प्रावधान बनाया है। इसका मतलब 17,000 रुपये के हमारे देनदार बचे हैं, क्योंकि हमने जो भी पुनर्मूल्यांकन पे संपत्ति के मूल्य में कमी वृद्धि करी है वो यहाँ पर से घटाते जाएंगे। प्लांट और मशीनरी 50,000 और कितने की हो गई, 35,000 की हो गई। तो यहाँ पर हम उसका रियल मूल्य लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी कितने की हो गई, 35,000 रुपये की हो गई, क्योंकि हमने पुनर्मूल्यांकन खाते में शामिल कर लिया ना उसकी कमी को। फिर है और क्या दिया गया है, स्टॉक 40,000, स्टॉक का 10% मूल्य हमने कम किया था। 40,000 का 10% कितना हो गया था, स्टॉक 40,000 और उसमें से 4,000 रुपये हमने कम कर दिया, कितना बचा, 36,000 रुपये। चलिए अब और क्या बचा, अब और देखते हैं लास्ट में क्या बचा है। स्टॉक के बाद गुडविल तो हमने बांट दी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसको हम टोटल कर लेंगे। चलिए अब इसको टोटल करके हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए टोटल कर लेते हैं। बैलेंस शीट में टोटल कितना आ जाएगा, 20 और 70 90। चलिए कितना हो गया, 2 4 5 9 7 16 और 2 18, 1,82,000। इधर कितना आ जाएगा, 5 और 6 11, 11 और 7 18 और 4 22, 7 2 9 10 3 13 और 3 कितना आ जाएगा, 6 5 11 7 18 और 4 22 का 2, 7 और 2 9 10 3 13 और 3 16, 1,62,000 आ रहा है। इधर कितना आ रहा है, 2 2 7 9 5 14 और 4 18,000, मतलब हमारा यहाँ पर 20,000 रुपये कुछ छूट रहा है। चलिए देख लेते हैं 20,000 क्या छूट रहा है हमारा। पुनर्मूल्यांकन हो गया, गुडविल हो गया, तो 20,000 रुपये हमारा कौन सा अमाउंट छूट रहा है उसको देखना पड़ेगा पुस्तक के अंदर। चलिए पुस्तक में देख लेते हैं, विमल और निर्मल की 20,000 रुपये अमाउंट कौन सा छूट रहा है उसको देख लेते हैं। तो 1,62,000 मतलब विविध लेनदार कितने के हैं, 20,000 के हैं। 70,000,
40,000, 62, 40 और 40, मतलब ये हमारा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया 12 और 8, 6 और 4। चलिए कितना है 12 और 8, 6 और 4। फिर इधर हो गया हमारा 60, 32, 40, 8 और 12। प्रीमियम जो है 8 और 12, 12 और 8, तो 8 और 12, 12 और 8, 8 और 12 किलोमीटर है। तो 14, 74,000, ये तो ठीक है। फिर हमारी 8 और 12, ये क्या बटा 12 और 8, 20। ओ सिट, देखिए हमारी जो प्रीमियम राशि कितनी है 20,000 है। प्रीमियम राशि 20,000 है और हमने यहाँ पर बांटी कितनी है 40,000 बांट दी गलती से, है ना। यहाँ पर ये जो प्रीमियम राशि है वो हमारी है 20,000 है, तो हमें 20,000 को बांटना था उनके त्याग अनुपात में। तो 20,000 रुपये जो प्रीमियम राशि है उसे उनका जो त्याग अनुपात क्या आया था 2:3, तो 2/5, 4 दूनी 8,000 रुपये इसको मिलेगा और 12,000 इधर आएगा, 8,000 और 12,000 रुपये। ठीक है, ये प्रीमियम राशि आ जाएगी। हमने करीब 40,000 को बांट दिया जो कि गलत था, जबकि 20,000 रुपये जो पूंजी थी वो पूंजी को हम प्रीमियम मानकर बांट दी थी जो कि गलती थी। प्रीमियम राशि हमारी 20,000 है, 8 और 12, अब कितना हो जाएगा 60, 70 और 80,000 रुपये। ये हमारा हो जाएगा 80,000 रुपये हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 80,000। ये कितना हो जाएगा 30, 40, 50 और 2, 52,000 रुपये ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 52, थोड़ा उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये 40 पैसा का वैसा रहेगा। फिर अब यहाँ पर 12 और 6, 18, तो 80 में से हमारा 80 में से 18,000 रुपये माइनस होगा तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 62,000 रुपये इसका आएगा। 62,000 रुपये ये आएगा, तो 62 बैलेंस आ जाएगा और टोटल हो जाएगा हमारा 80,000 रुपये टोटल हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम निर्मल का निकालने जाएंगे तो 52,000 में से 12,000 रुपये हमें माइनस करना है। तो 52,000 में से 12,000 रुपये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 40,000 रुपये बचेगा। तो निर्मल की पूंजी कितनी आ रही है 40,000 रुपये आ रही है। चलिए निर्मल की पूंजी 40,000 रुपये आएगी, टोटल हो जाएगा 52,000 रुपये। चलिए यहाँ एक हमारी लाइन हट गई, उसको खींच देते हैं। ठीक है, तो ये 62, 40 और 40 ये हमारी क्या आ गई, उनकी पूंजी आ गई, जो कि हमने प्रीमियम राशि गलती से वो बांट दी थी। अब यहाँ पर आ जाएगा कितना 62, 40 और 40, 62, 40 और 40 ये इनकी पूंजी बदल जाएगी। यहाँ लिखेंगे 62, यहाँ लिखेंगे 40 और 40। अब यहाँ पर 20,000 कम हो गया, मतलब 80, 8 और 4 12 और 4 16, 1,62,000 रुपये आ जाएगा। ये 1,62,000, तो इधर भी आ गया 1,62,000, 1,62,000। देखिए बैलेंस शीट का बैलेंस यदि हमारा नहीं आता है इसका मतलब हमारे से कोई गलती हुई है, और हमने अभी पता लगाया कि हमारी गलती कहाँ हुई, मतलब 20,000 का कहीं डिफरेंस आ रहा है। तो जब हमने ऊपर देखा तो हमारे से गलती कहाँ हुई थी कि वो पूंजी 40,000 लाया था और 20,000 प्रीमियम राशि लाया था, और हमने 40,000 प्रीमियम राशि भी बांट दी जो कि गलत था। तो बैलेंस शीट में हमें 20,000 जो अंतर पता चला तो वो हमको फिर उसे सुधारना पड़ा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें पुनर्मूल्यांकन खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमें बनाना था। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन यदि करने को आते हैं तो हम प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना ही हमारे से होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आ गया होगा समझ में। चलिए आगे एक और क्वेश्चन दिया गया है, सुनीता अलका, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुनीता और अलका एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं, उनका चिट्ठा दिया गया है। चलिए सुनीता और अलका का बैलेंस शीट दिया गया है, वो हम उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेनदार 30,000, देय बिल 6,820,
पूंजी दी है सुनीता की 50,000 और अलका की 18,000। भवन, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक देनदार है 45,000 के और आयोजन है उनका 8,000 का। विनियोग 8,500 है और रोकड़ है उनकी 3,520 रुपये की। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने नए पार्टनर को शामिल किया जिसका नाम है पूनम। वह पूनम को 2/7 भाग प्राप्त होगा। फर्म के लाभ में 2/7 हिस्सा देंगे। वह पूंजी के रूप में 12,000 रुपये लेकर आएंगे। 12,000 रुपये लाएंगे और ख्याति के कितने लाएंगे? 9,600। चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आप लोगों को बताता हूँ तो थोड़ा सा और समझ में आएगा। देखिए पूंजी के कितनी ला रही है? 12,000 और ख्याति के 9,600। ठीक है, कोई बात नहीं है। दोनों राशियाँ फर्म में रहेगी। भवन का मूल्य 30,000 किया जाए। भवन कितने का है? 20,000 का है तो उसका मूल्य 30,000 मतलब 10,000 रुपये वैल्यू बढ़ गई तो पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में लिखेंगे। मशीनरी का मूल्य 8,000 रुपये कर दिया जाए। मशीनरी 9,000 की है तो कितनी हो गई? 8,000 रुपये की हो गई। ये कहाँ जाएगा? पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट साइड में। फिर है स्टॉक का मूल्य 22,500 कर दिया जाए। स्टॉक कितने का है? 25,000 का है मतलब 2,500 रुपये कम हो गया। 22,500 हो गया मतलब 2,500 कम हो गया। ये भी पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट में। संपत्ति के मूल्य में कमी को डेबिट में, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को क्रेडिट में। चिट्ठी के दिन विनियोग का बाजार मूल्य 6,400 रुपये था। 6,400 रुपये का विनियोग था। 8,500 में से अब कितने का बचा? 6,400 का ही बचा है। इसका मूल्य भी कम हो गया। जिसे किसने लिया है? सुनीता ने लिया है। यदि सुनीता ने लिया है तो ठीक है, जब पूंजी खाता बनाएंगे तो सुनीता का खाता डेबिट हो जाएगा विनियोग से। डूबत ऋण आयोजन 2,000 रुपये से कम कर दिया जाए। देखिए डूबत ऋण कितने के हैं? 8,000 के। ये दायित्व है और 8,000 से इसको 2,000 कम कर दिया जाए मतलब 2,000 से डूबत ऋण आयोजन कम हो रहा है। हमारे दायित्व में कमी हो रही है। दायित्व में कमी फर्म के लिए लाभ होता है तो क्रेडिट में लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन के। ठीक है, तो अब हमें पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है। साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है। चलिए इसमें वो पॉइंट नहीं आया है तो मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या बनाना है हमें। तो पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता बनाना है। सुनीता पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और नई फर्म का हमें चिट्ठा तैयार करना है। चलिए ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को इसमें क्लियर हो जाएंगे। अभी तक हमने जो किए हैं इतनी प्रैक्टिस भी यदि आप लोग करते हो, 37 से 40 क्वेश्चन भी यदि कर लेते हो प्रवेश से रिलेटेड तो आपके बहुत सारी परीक्षा से रिलेटेड, यहाँ तक कि आपको फॉरएवर आपकी प्रवेश से रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता। चलिए पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे हम। छोटा सा बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन अकाउंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। संपत्तियों के मूल्य में कमी को डेबिट में लिखते हैं, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि को क्रेडिट में लिखते हैं। चलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। देखिए संपत्ति के मूल्य में यदि कमी होती है तो किधर लिखेंगे? डेबिट में। फिर दायित्व के मूल्य में यदि वृद्धि होती है तो किधर लिखेंगे? डेबिट में। इसी प्रकार से संपत्ति के मूल्य में यदि वृद्धि होती है तो क्रेडिट में और दायित्व के मूल्य में यदि कमी होती है तो वो लिखेंगे क्रेडिट में। ये फार्मूला लागू करके हम करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं पूनम को 2/7 हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, छोड़ दो उसे। वह पूंजी के 12,000 रुपये लाई, पूंजी खाते में जाएगा। ख्याति 9,600 लेकर के आइए, ये भी उनके त्याग अनुपात में बांट दिया जाएगा पूंजी खाते में। भवन का मूल्य 30,000 रुपये कर दिया गया। देखिए चिट्ठे में भवन देखिए 20,000 का और अब 30,000 हो गया। 10,000 रुपये संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो गई। भवन संपत्ति है, संपत्ति के मूल्य में 10,000 की वृद्धि हो गई है। यहाँ देखिए संपत्ति के मूल्य में प्लस कहाँ हो रहा है? क्रेडिट साइड में हो रहा है।
तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट पे लिखेंगे। बाय बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग कितनी वृद्धि हो रही है, 10,000 रुपये की वृद्धि हो रही है। जितने मूल्य की वृद्धि होगी वो लिखेंगे। चलिए, उसके बाद में दिया है मशीनरी का मूल्य 8,000 रुपये हो गया। मशीनरी देखिए बैलेंस शीट में 9,000 की है और अब हो गई 8,000 की। मशीनरी क्या है, संपत्ति है, संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। ये उसके ठीक नीचे ही लिखा है इसलिए मैंने। तो 1,000 रुपये कमी हो रही है, क्या है, मशीनरी। हमने लिखा टू मशीनरी, टू मशीनरी 1,000 रुपये। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्टॉक का मूल्य 22,500 रखा जाए। स्टॉक का मूल्य चिट्ठे में दिया गया है कितना, 25,000 और अब 22,500 हो गया, मतलब कम हो गया। स्टॉक भी संपत्ति है, मूल्य में कमी को डेबिट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टू स्टॉक। कितनी कमी हो गई, 2,500 रुपये की। भाई 25,000 रुपये का था और अब वैल्यू कितनी हो गई, 22,500 हो गई, मतलब 2,500 रुपये सीधे सीधे उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई है। ठीक है, फिर है चिट्ठे के दिन विनियोग का बाजार मूल्य 6,400 रुपये था। जब हम ये बना रहे हैं उस दिन 6,400 रुपये मूल्य था और अभी कितना है, बैलेंस शीट में 8,500 रुपये का विनियोग अब 6,400 रुपये का बता रहा है। मतलब कितना है, 2,100 रुपये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गया। विनियोग भी संपत्ति है, संपत्ति के मूल्य में कमी को कहाँ लिखेंगे, टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट कितना है, 2,100 रुपये। चलिए ठीक है, अब क्या बचा, डूबत ऋण आयोजन 2,000 रुपये से कम कर दिया जाए। देखिए डूबत ऋण आयोजन 8,000 के हैं, ये दायित्व है और उसके मूल्य में कमी हो रही है। तो दायित्व में यदि कमी होती है, दायित्व में कमी होती है तो क्रेडिट में। तो यहाँ लिखेंगे हम बाय BDR 2,000 रुपये कमी हो गई। चलिए हो गया, हमारा पुनर्मूल्यांकन से रिलेटेड बातें हो गई। अब इसका बैलेंस निकालेंगे। चलिए, सबसे पहले ज़्यादा किधर दिखाई दे रहा है, क्रेडिट पे इनकम ज़्यादा दिखाई दे रही है, 10 और 12,000 रुपये हमें इधर है। इधर कितना है, 2, 3, 2, 5,600, 12,000 रुपये क्रेडिट में है और 5,600 रुपये हमारे डेबिट में है। 5,600 लिखना था। चलिए 5,600 रुपये डेबिट में, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। कितना है, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 5 गया 6, 5 6 11 6,400, 6,400 रुपये का प्रॉफिट हो गया। टोटल हो गया 12,000। क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट। कहाँ ट्रांसफ़र होगा, साझेदारों के पूंजी खाते में। कौन है, सुनीता और अलका, इनके पूंजी खातों में ट्रांसफ़र कर देंगे। किस अनुपात में ट्रांसफ़र कर देंगे, चलिए उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उनके पूंजी खातों में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया गया, 3:2। चलिए कौन है, सबसे पहले तो सुनीता, कितना है, 6,400 गुणित 3:2 है, ठीक है ना। तो 3/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 8 40, 1,280 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 3 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 8 तिया 24, मतलब 3,840। फिर 6,400 गुणित 2/5 तो 1,280 आएगा और 1,280 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 2,560। 3,840 सुनीता के हिस्से में आया पुनर्मूल्यांकन का लाभ और 2,560 रुपये अलका के हिस्से में आया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पुनर्मूल्यांकन खाता। ये क्या बन गया, हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता बन गया। ठीक है, अब हम बनाते हैं साझेदारों का पूंजी खाता और फिर बनाएंगे चिट्ठा। चलिए, तो अब हम बनाते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर हैं, क्या नाम है उनके, 3 पार्टनर हैं। अब पता कर लेते हैं, 1 2
सुनीता, अलका और तीसरा पार्टनर कौन है उसका नाम भी हमें लिखना है यहाँ पर। चलिए, सुनीता, अलका और एक और पार्टनर देख लेते हैं। अभी हम 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर का हमने यहाँ पर चार्ट बना दिया है, खाता बना दिया है। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऊपर हेडिंग आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट साइड लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर सुनीता, अलका और एक और कौन है उसका नाम देख लेते हैं, किसको शामिल किया है, पूनम को। चलिए, हम शॉर्ट में नाम लिखते हैं पी, फिर पर्टिकुलर सुनीता, अलका और पूनम। चलिए, सबसे पहले तो क्या लिखा जाएगा, उनकी पूंजी का जो बैलेंस है वो लाया जाएगा, बैलेंस ब्राउट डाउन। सुनीता और अलका की पूंजी उठाकर लाएंगे, कितनी है, 50,000 और 18,000। चलिए, 50,000 सुनीता की पूंजी है, 18,000 रुपये अलका की पूंजी है। फिर पूनम जो है, पूनम पूंजी लेकर आई है, तो उसकी पूंजी कितनी है, पूनम पूंजी के ला रही है 12,000 रुपये पूंजी के ला रही है। चलिए, फिर प्रीमियम राशि कितनी ला रही हो, प्रीमियम राशि कितनी लेकर आ रही है, 9,600 रुपये प्रीमियम राशि है। अब इस 9,600 को हमें उनके त्याग अनुपात में बांटना है। अब यहाँ पर 9,600 रुपये प्रीमियम राशि है, ठीक है, 9,600, इसे उनके त्याग अनुपात में बांटना है। देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जब प्रश्न में पुराना अनुपात दिया हो और नया अनुपात के बारे में कुछ नहीं बताया गया हो, इस कंडीशन में हम पुराने अनुपात को ही त्याग अनुपात मानेंगे। पुराना अनुपात क्या है, 3:2। तो ये जो 9,600 है, इसे सुनीता और अलका 3:2 में बांटने वाली है, 3:2 में। चलिए, सुनीता के हिस्से में कितना आएगा, प्रीमियम राशि 9,600 गुणित 3/5, 5 एकम 5, पनम 45, 5 दूनी 10, 1920, 19 दूनी 38, 19 तिया 5760 रुपये, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 27, 3 एकम 3 और 2 5। फिर अलका के हिस्से में कितना आएगा, 9,600 गुणित 2/5, काटा तो 1920, 19 दूनी 3840 रुपये, 5,760 रुपये इसके हिस्से में आ गया, 3,840 रुपये अलका के हिस्से में आ गया, ठीक है। यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो प्रीमियम राशि है वह त्याग अनुपात में बांटी जाती है, जो कि हमने उनके पुराने अनुपात को ही त्याग अनुपात माना, क्योंकि नया अनुपात कुछ दिया नहीं है तो पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात माना जाएगा। चलिए, और क्या दिया गया है, पूंजी ले आए, नए साझेदार की पूंजी लिख दी, प्रीमियम राशि लिख दी। अब क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट कौन सा, पुनर्मूल्यांकन का प्रॉफिट। पुनर्मूल्यांकन का प्रॉफिट कितना है, देखिए 3,840, 3840, 2560, 3840 इसका है और 2560 रुपये अलका का है। चलिए, और क्या बचा, और कुछ बचा है क्या, ये भी हो गया। देखिए, 2/7 लाभ प्राप्त होगा, जान दो। पूंजी हमने 12,000 लिख दी, प्रीमियम राशि बांट दी, भवन का मूल्य ये पुनर्मूल्यांकन हो गया। चिट्ठे के दिन विनियोग का बाजार मूल्य 6,400 था, ये विनियोग सुनीता ने लिया। चलिए, ये इम्पोर्टेंट बात है हमारे लिए, क्या होगा, ये जो विनियोग है टू इन्वेस्टमेंट, ये किसने लिए हैं, सुनीता ने लिए हैं। 6,400 रुपये के विनियोग को सुनीता ने लिए हैं, तो सुनीता का पूंजी खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा उससे। चलिए, अब क्या बचा, अब हमारे लिए बस हो गया काम, बैलेंस से निकाल दो अब इसका। चलिए, इसका बैलेंस से निकालेंगे। सुनीता के हिस्से में कितना पैसा है, 50, 5 55, 3 58, पहले जोड़ लेते हैं, 0, 6 और 4 10, 7 और 8 और 8 16, 6 5 11, 50,000 है ना, मतलब इसको अलग से जोड़ना पड़ेगा, 50,000, 5,760, 3,840, 6 और 4 10, 8 और 8 16,
6 और 3 9, 59,600 रुपये। 59,600 किसके हिस्से में, किसके पूंजी खाते में है? सुनीता के पूंजी खाते में। और अलका के पूंजी खाते में कितना है? यहाँ देख लेते हैं, 18, 3,840 और 2,560, 6 और 4 10, 8 और 1 9, 5 14, फिर 8 और 1 9, 3 12 और 2 14, 2 24,400 और इसके खाते में 12,000। चलिए अब बैलेंस से निकाल दो। सुनीता के खाते में 59,600 है क्रेडिट। डेबिट में कितना पैसा है? 6,400 का विनियोग ले लिया था तो इतना पैसा कम हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 53,200 रुपये। ये क्या आ गया? बैलेंस, मतलब अंतिम पूंजी होगी 53,200। ठीक है। अलका के खाते में कितने? 24,400। इधर कुछ भी नहीं है तो वही आएगा 24,400। और पूनम के खाते में 12,000 है तो वही का वही आएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 59,600, 24,400 और हो जाएगा ये 12,000। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ये हमारा पूंजी खाता आ गया। पूंजी खाते का हमारा बैलेंस आ गया 53,200, 24,400 और 12,000। अब हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। अब हम बनाने वाले हैं बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। चलिए बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट छोटा ही बनाते हैं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाएंगे। चलिए, नई फर्म का बैलेंस शीट, लायबिलिटीज़, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। चलिए ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इधर आ जाएगा लायबिलिटीज़, इधर अमाउंट, इधर असेट्स और इधर भी आ जाएगा अमाउंट। चलिए लायबिलिटी साइड में क्या क्या दिया है? चलिए चिट्ठे को देखो, उनका पुराना चिट्ठा क्या दिया है? लेनदार 30,000 के हैं, देय बिल 6,820 के हैं। चलिए लेनदार पर लिख देते हैं क्रेडिटर 30,000 के, फिर बिल्स पेबल 6,820 के, उसके बाद दी गई है कैपिटल, तो सुनीता, फिर अलका और तीसरी कौन पार्टनर है? पूनम। सुनीता, अलका और पूनम। चलिए तीनों की पूंजी भी डायरेक्ट हम लिख देते हैं। चलिए देख लेते हैं कितनी पूंजी है अभी। 53,200, 24,400, 12,000। 53,200, 24,400 और 12,000 रुपये, जो कि हमारे बैलेंस शीट में जो अंतिम पूंजी होती है वही इनकी यहाँ पर, ये जो पूंजी है ये पूंजी ही यहाँ पर लिखी जाएगी बैलेंस शीट में। तो लेनदार हो गया। देखिए बैलेंस शीट बताता हूँ पुराना क्या क्या है। लेनदार लिख दिए, देय बिल लिख दिए और पूंजी लिख दी। अब चिट्ठे तरफ आइए। भवन 20,000 का, भवन 20,000 का है। चलिए बैलेंस शीट में, पुराने बैलेंस शीट में भवन कितने का है? 20,000 का दिया गया है। अब हम लिखते हैं यहाँ बिल्डिंग। अब भवन का मूल्य पुनर्मूल्यांकन किया गया और कितना हो गया? वो 30,000 का हो गया। तो भाई जो बढ़ी हुई मूल्य है वही लिखेंगे हम। जो पुनर्मूल्यांकन में जो राशि आई है वो लिखा जाएगा। भवन का मूल्य 30,000 लिख दिया। मशीनरी कितने की हो गई? 8,000 की हो गई। 9,000 की मशीनरी थी, वो 8,000 की हो गई। तो मशीनरी का मूल्य भी वही लिखेंगे जो पुनर्मूल्यांकन के बाद आया है, 8,000 लिख दिया। चलिए और संपत्ति कौन सी है? और संपत्ति देख लेते हैं। फर्नीचर 1,800 रुपये का, इसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं आया था तो हम उसको वैसा का वैसा लिख देंगे। फर्नीचर 1,800 रुपये, ठीक है, उसके मूल्य में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। और देख लेते क्या है। स्टॉक, स्टॉक कितने का है? 25,000 का और उसका मूल्य 22,500 हो गया। तो जो परिवर्तित मूल्य है वही लिखेंगे। स्टॉक 25,000 की जगह 22,500 का हो गया क्वेश्चन के अनुसार। चलिए और क्या बचा है? और यदि हम देखने जाएंगे तो देनदार 45,000 रुपये के देनदार हैं। चलिए देनदार में थोड़ा सा समायोजन करना पड़ेगी। डेटर कितने के हैं? 45,000 का। अब जो पुराना आयोजन था कितना था? 8,000।
अब उसको 2000 कम कर दिया गया, तो अब आयोजन कितने का हो गया, 6000 का हो गया। मतलब 45 में से 6000 चला गया तो कितना बचा हमारा 39,000 रुपये। मतलब देनदार हमारे बच्चे अब 39,000 रुपये के। चलिए फिर है क्या बचा, और विनियोग को तो ले लिया गया। कैश, कैश कितना है 3,520 रुपये। चलिए कैश लिख देते हैं। अब कैश आ गया हमारा 3,520 प्लस, अब इसमें जो पूंजी और गुडविल जो लेकर के आए हैं वो हमें लिखना पड़ेगा। पूंजी कितनी लाए हैं, पूंजी है 12,000 और गुडविल है 9,600, ये भी जोड़ेगा। 12,000 और 9,600 प्लस 12,000 और प्लस 9,600, तो कितना हो गया 3,520, 12,000 और 9,600, कितना हो गया 5 और 6 11, 4 2 6 और 9 15, 25,120 रुपये जो है इनका कैश आ गया। चलिए अब टोटल जोड़ देते हैं, तो हमारा टोटल हमारा मिलना चाहिए 25,120 रुपये। चलिए 25,120 टोटल कर देते हैं। 30,000, 6,820, 53,200, 24,400 और 12,000 मैं अलग लिख करके करता हूँ। 30,000 रुपये ये हो गया, 6,820 रुपये ये हो गया, 53,200 रुपये ये हो गया, 24,400 रुपये ये हो गया और 12,000 रुपये हमारा ये। टोटल देखिए 2 8 2 10 4 14, 7 3 10 4 14 2 16, फिर 4 5 9 2 11 और 1 12, 1,26,420 रुपये हमारा इधर का आया। इधर का जोड़ लेते हैं। 30,000, 8,000, 38,000 हो गया, 1,800, फिर 22,500 रुपये, फिर 39,000 रुपये और 25,120 रुपये। चलिए ये 2 आ गया। 8 5 13 और 1 14, 8 और 1 9, 10 2 12, 21 और 5 26, 2 3 2 5 2 7 3 10 और 2 12, 1,26,420 इधर का भी आ गया। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस शीट बराबर आ गया है। इसका मतलब हमारे प्रश्न में पिछले प्रश्न जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पिछले प्रश्न में हमने गलती से हमारी जो गुडविल थी, प्रीमियम राशि जो थी, उसको पूंजी समझ के पूंजी के बराबर ही हमने बांट दी थी, इसलिए हमारा बैलेंस शीट में अंतर आया था। हमने तुरंत उस गलती को पकड़ लिया और बराबर कर दिया था। इसमें हमारा बैलेंस शीट बराबर आया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्वेश्चन जो है वह पूरा कंप्लीट सही हो गया है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं था। पुनर्मूल्यांकन खाता कई बार बनाया हमने। संपत्ति के मूल्य में कमी तो डेबिट, वृद्धि तो क्रेडिट। दायित्व के मूल्य में वृद्धि तो डेबिट, कमी तो क्रेडिट। फिर पूंजी खाता बनाएंगे। पूंजी खाते में भी ऐसी कोई नई चीज़ नहीं दी गई थी। और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में जो पुनर्मूल्यांकन के बाद संपत्तियों के मूल्य में कमी वृद्धि होती है वो हम उसमें शामिल करेंगे। बस यहाँ बैलेंस शीट बनाते समय ध्यान देंगे कि जो कैश है, कैश में वो पूंजी और गुडविल नगद ला रहा है तो वो कैश में जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अच्छी तरीके से, और फिर अगले क्लास में फिर मैं आगे के 2 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उसको करेंगे। ठीक है, तो जितने बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हो उन्हें अच्छा लगे तो आप उस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आगे हमारी जो होने वाली हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, रिवीजन टेस्ट है, उसकी तैयारी करिए। ठीक है, थैंक यू।